इस सीरीज़ में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम लोग देखें कि क्या होता है, तो किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही होंगी, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर एज्यूम करें कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाएगा। अब एरिया वेक्टर इस सरफेस का डिफाइन करते हैं। एरिया वेक्टर अपने पास ए वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कुछ एंगल थीटा फॉर्म करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines passing through the surface normally। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग फाई बी लिख सकते हैं, विच इज बी डॉट ए। बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ए ये एरिया वेक्टर है। इसी को बी ए कॉस थीटा लिखेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीन्स टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और इसका यूनिट वेबर भी होता है।
तो ये अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। नेक्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दो लॉ हैं, बहुत ही सिंपल से लॉ। पहला लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। फर्स्ट लॉ को लिखेंगे, whenever the magnetic flux linked with a coil changes an EMF is induced in the coil. This process take place until the flux change is taking place. तो ये अपने पास फर्स्ट लॉ, किसी भी कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, और ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है? जब तक कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। सेकेंड लॉ को लिखेंगे, जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, अगर मैग्नीट्यूड को ई एज्यूम कर लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, डी फाई बाई डी टी के। ये अपना सेकेंड लॉ होता है। इसे पहले डिफाइन करेंगे।
the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate change of its magnetic flux. इन जनरल मॉड ऑफ ई जो होगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ई को हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n हो तो ये -n d∅/dt हो जाएगा। नेगेटिव क्या बताता है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इस नेगेटिव को हम लोग मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। लेंज लॉ क्या बताएगा, तो किसी भी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, उसे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये फैराडे के दो लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। पहला लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल का फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है, जब तक कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये अपने पास फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग लेंज लॉ की बात करते हैं। लेंज लॉ ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो वो कॉज का अपोज करेगा।
जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है उस कॉज का अपोज करने वाला है। द करंट induced in coil in such a way that it opposes the cause। करंट इंड्यूस्ड हो रहा है किसी भी कॉइल में तो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो कॉज का अपोज कर रहा होगा। इसके लिए डायरेक्ट पॉइंट याद रख सकते हो कि अगर किसी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स हमें पता है कि ये बी ए कॉस थीटा होता है। इट मीन्स अगर बी चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो या फिर थीटा चेंज हो तो फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अगर बी ए या थीटा इनमें से कोई भी टर्म चेंज हो तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इट मीन्स करंट उसमें इंड्यूस होगा। अब हम लोग पॉइंट क्या याद रखेंगे कि अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमें इसे डिक्रीज करना है। और डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होगी उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अपने राइट हैंड की थंब को इंडिकेट कर लेंगे। राइट हैंड की थंब को मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे। तो फिंगर्स को अगर ऑब्जर्व करें जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स कर्ल करेंगी, घूम रही होंगी, उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी।
ये एक पॉइंट मैंने क्या बोला है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो हमें फ्लक्स को डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें अपने राइट हैंड की थंब को इंडिकेट करना है। इस कंडीशन में राइट हैंड की जो फिंगर कर्ल हो रही होंगी उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसका उल्टा है। अगर किसी भी कॉइल से फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो अपने को फ्लक्स इंक्रीज करना है। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन दी गई है सेम डायरेक्शन में हमें राइट हैंड के थंब को इंडिकेट करना है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड की थंब को इंडिकेट कर लेंगे। इस कंडीशन में फिंगर्स जिस तरफ कर्ल करेंगी उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो ये दो पॉइंट्स, इन दोनों के अकॉर्डिंग लेंज लॉ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ये कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है और इसे हम लोग मूव करा रहे हैं विथ सम वेलोसिटी। अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सिर्फ इतना एरिया अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे जैसे ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा जैसे जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा वैसे ही इसका एरिया बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे होने लगेगी। यहाँ पर एरिया बढ़ गया, फिर और अंदर आएगा, एरिया फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो करंट इंड्यूस हो रहा है और उस करंट की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन से देख सकते हैं, अगर फ्लक्स इंक्रीज करे तो हमें इसको डिक्रीज करना है। मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड की थंब को इंडिकेट कर लो। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, राइट हैंड के थंब को बाहर की तरफ लेंगे और फिंगर कर्ल करेंगे तो फिंगर कुछ इस तरह से कर्ल हो रही हैं। मीन्स इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, और ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे पता चलेगा। तो सबसे पहला कंडीशन यही देखना है। उसके बाद फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करना है, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को इंडिकेट करके। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसका उल्टा करेंगे, इंक्रीज करने के लिए राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लेना है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं विच इज़ पॉइंटिंग इनटू द पेज, और इसके अंदर ये कोई रेक्टेंगुलर लूप है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमें पता है कि फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स अपना डिक्रीज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। अब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो हमें इसे फॉलो करना है। फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लेना है। तो राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लें और फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। इसका मतलब कि करंट इंड्यूस होगा और ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए बी सी डी की तरफ जा रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग लेंज लॉ को अप्लाई करके इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि अपने पास ये कोई कंडक्टर है और इसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग magnetic field is pointing into the page। कोई कंडक्टर पी क्यू जो इसके ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है, विथ सम वेलोसिटी v। इस कंडक्टर की लेंथ को l एज्यूम करते हैं और दूसरे साइड को x एज्यूम करेंगे। जैसे जैसे रॉड आगे की तरफ मूव करेगा ये x चेंज होगा विथ टाइम। अब हमें यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट और बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एरिया देख लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ये। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, तो एल एक्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अब फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स अपना बी ए कॉस थीटा होता है। मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है, मतलब माइनस ऑफ के कैप जेड डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर हम लोग, यह ओपन सरफेस है तो या तो आउट ऑफ पेज या इनटू द पेज ले सकते हैं, माइनस के कैप ले सकते हैं। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इट मीन्स थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे।
फ्लक्स आ गया अपना बी एल एक्स। अब ये पी क्यू रॉड मूव कर रहा है, तो ये एक्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। एरिया इसका डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे पी क्यू मूव करेगा। एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इसका डिक्रीज होगा। यहाँ लिखेंगे कि एज पी क्यू मूव्स एरिया डिक्रीजेस। एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है मीन्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। अब करंट के डायरेक्शन के लिए इस रूल को देखें, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो हमें अपने राइट हैंड की थंब को मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में इंडिकेट करना है। राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मीन्स इनटू द पेज करेंगे, तो राइट हैंड के जो फिंगर्स होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये इंड्यूस्ड करंट है। अब ईएमएफ को डिफाइन करते हैं, तो ईएमएफ अपने पास माइनस एन डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सिर्फ एक हैं, तो ई लिख लेंगे माइनस डी बाई डी टी। फ्लक्स की वैल्यू बी एल एक्स। बी और एल कांस्टेंट हैं, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया बी एल वी। ये अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया। अब ईएमएफ से करंट निकाल सकते हैं। अगर हम लोग रॉड के जो पी क्यू है उसका रेजिस्टेंस आर एज्यूम करें, आर रेजिस्टेंस है पी क्यू का, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ई इक्वल आई आर लिख सकते हैं। करंट अपने पास ई अपॉन आर हो जाएगा। ई की वैल्यू बी एल वी अपॉन आर। तो यहाँ से इंड्यूस्ड करंट मिल गया। ये अपने पास इंड्यूस्ड करंट मिल गया। पावर डिसिपेटेड देखें,
तो पावर v इंटू आई से डिफाइंड है। अब यहाँ पर v e होगा इंटू आई। e और i की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास पावर मिल जाता है बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये अपना पावर आ गया। अब फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखेंगे तो ये L होगा, दैट इज पैरेलल। ये L है तो इसकी भी लेंथ L। और करंट इसमें I फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें I L क्रॉस B। L और B के बीच एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? L हमेशा करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। इट मीन्स L वेक्टर इसकी डायरेक्शन माइनस ऑफ जे कैप, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट कर रहा है इनटू द पेज। तो ये माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल क्या मिलेगा? ये अपने पास 90 डिग्री। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आई एल बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ से आई एल बी और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। आई हमने कैलकुलेट किया हुआ है। आई अपने पास बी एल वी अपॉन आर इंटू एल बी साइन 91 हो गया। तो फोर्स आ गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। ये अपना मैग्नेटिक फोर्स मिल गया। तो इस तरह से हम लोग मोशनल ईएमएफ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो याद रखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ये अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिस्कस करेंगे फॉर सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो, सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना क्या होता है कि कोई एक कॉइल है जिस पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है। उस कॉइल में करंट फ्लो की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड से सेम कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से उसी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। सेल्फ का मतलब खुद के कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना और करंट का इंड्यूस होना, इसे सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कि जितना ज़्यादा करंट कॉइल में फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। तो ये फ्लक्स प्रोपोर्शनल है आई के, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम मान लें कि अपने पास कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है और इसमें हम लोग करंट को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर करंट इंक्रीज करोगे तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेरिवेशन की हो, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये डेरिवेशन क्या होगा? तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी इसका इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और लेंज लॉ क्या कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगा फ्लक्स की चेंज की वजह से, वो कॉज का अपोज करेगा। तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा इनटू द सेम कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ दैट कॉइल। इस फिनोमिना को हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। मीन्स जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पर चेंज होने वाला है। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके हमने एक कांस्टेंट लिया एल। एल यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस है। एल यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस।
इसकी यूनिट हेनरी होगी। डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब हमें डेरिवेशन करना है फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड की लेंथ एज्यूम करते हैं कि लेंथ इसका L है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N। L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, N number of turns of solenoid। अब मैग्नेटिक फील्ड देखें, मैग्नेटिक फील्ड of solenoid म्यू नॉट एन आई होता है। एन क्या है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के एरिया से पास होगा, मीन्स इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स लिखेंगे फ्लक्स लिंकेज ऑफ द सोलेनॉइड और फ्लक्स क्या होता है, तो ये बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का है और एरिया वेक्टर दोनों सेम प्लेन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा हम लोग 0 ले सकते हैं। और हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एक कॉइल का एरिया देखोगे, जैसे ये एक टर्न है जो लूप बना रहा है, इसका एरिया अगर a है तो इस तरह से बहुत सारे लूप बनेंगे, जितने टर्न हैं उतने लूप फॉर्म करेंगे। तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा n टाइम a।
तो टोटल फ्लक्स मिल गया म्यू नॉट एन आई एन ए एंड कॉस 0 1 हो जाएगा। इस स्मॉल एन की वैल्यू पुट करें तो ये एन अपॉन एल आई एन ए। अब फाई बी देखोगे तो फ्लक्स एल आई के इक्वल है। आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल मिल गया। ये अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस मिल रहा है ऑफ द सोलेनॉइड। अगर कैपिटल एन की वैल्यू एन इंटू एल रख दें तो ये म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल स्क्वेयर ए अपॉन एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल मिल जाता है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हमने डेराइव किया है सोलेनॉइड के लिए। अब एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है इसमें। एनर्जी के लिए क्या करेंगे तो हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं और पावर dw/dt होता है। पावर को v इंटू आई लिख सकते हैं और v को ईएमएफ इंटू आई दैट इज dw/dt। अब फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ हमें पता है कि माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 एज्यूम करें तो ईएमएफ डी बाई डी टी और फ्लक्स देखें तो फ्लक्स एल आई के इक्वल। एल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा एल
डी आई बाई डी टी, और ये आई आ गया, इक्वल डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी टी कैंसिल कर सकते हैं। एल आई डी आई इक्वल डी डब्ल्यू, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ एल आई की पावर 1 है, पावर वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो x की पावर n+1 होता है, मीन्स 1+1 अपॉन में 1+1, ये मिल गया अपने पास टोटल वर्क डन, और यही इसकी एनर्जी होगी। तो एनर्जी लिख लेंगे हाफ एल आई स्क्वायर। ये अपने पास मैग्नेटिक एनर्जी मिल जाता है। अब सोलेनॉइड के लिए देखेंगे, तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमने निकाला हुआ है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, और मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू बी अपॉन म्यू नॉट एन लिख सकते हैं। इस एल की वैल्यू को और आई की वैल्यू को पुट करें तो एनर्जी हमें मिल जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए बी अपॉन म्यू नॉट एन इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो एनर्जी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट ए, एल मिल रहा है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम का डायमेंशन होता है, वॉल्यूम को डिवाइड में लाएंगे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये अपने पास एनर्जी डेंसिटी मिल गया। ये अपना एनर्जी डेंसिटी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉइल हैं, ये कॉइल 1 ,
और इस कॉइल को हमने किसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है थ्रू द सोर्स, और इसके पास कोई दूसरा कॉइल ये प्लेस किया हुआ है और इसे हमने किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे जैसे यहाँ पर करंट के अमाउंट को चेंज करेंगे थ्रू दिस सोर्स, अब हमें पता है करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास होगा तो अपने पास वाले कॉइल के फ्लक्स को चेंज करेगा। मीन्स ये जो दूसरा कॉइल है इसके फ्लक्स को चेंज कर रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें कुछ करंट इंड्यूस होगा जो हम लोग गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर लेंगे। तो किसी भी एक कॉइल की वजह से उसके पास वाले कॉइल का फ्लक्स चेंज होना और करंट इंड्यूस होना, इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन बोला गया है। अब यहाँ पर भी क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि अगर कॉइल में करंट के अमाउंट को इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास वाले कॉइल में लिंक हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके एक कांस्टेंट लेंगे और ये कांस्टेंट अपने पास m, ये कांस्टेंट क्या है तो इसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। डायमेंशन सेम निकाल सकते हो एज दैट ऑफ एल। अब हमें दो एक्सियल कोएक्सियल सोलेनॉइड गिवन है और उससे हमें किसी भी एक सोलेनॉइड से दूसरे की वजह से एम कैलकुलेट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड आउट करना है। और यहीं पर एक थ्योरम प्रूफ करेंगे हम लोग, दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ये एज्यूम करते हैं एक सोलेनॉइड है ये एक सोलेनॉइड है और ये कोई दूसरा सोलेनॉइड है जो पहले सोलेनॉइड के अंदर प्लेस्ड है।
दोनों में लेंथ सेम है, लेंथ दोनों सोलेनॉइड का सेम, यहाँ लिख लेते हैं कि L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड्स length of each solenoid नंबर ऑफ टर्न्स पहले सोलेनॉइड का N1, ये सोलेनॉइड 1 और ये सोलेनॉइड 2। तो पहले सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और दूसरे सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 1 तो यहाँ पर N1 डिफाइन कर सकते हैं, विच इज N1 अपॉन L, और N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 2, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 2। सेकेंड सोलेनॉइड में N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये डिफाइन कर लिया हमने। अब एज्यूम करते हैं कि पहले सोलेनॉइड में करंट I फ्लो कर रहा है, पहले सोलेनॉइड में करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे वाले कॉइल के, जो उसके अंदर कॉइल है, उसके फ्लक्स को चेंज कर रहा होगा। यहाँ लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड 1, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड 1 का म्यू नॉट N1 I1। N1 हमने यहाँ से लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 1, और करंट I1 फ्लो कर रहा है। अब इसका फील्ड दूसरे कॉइल के फ्लक्स को चेंज करेगा, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ऑफ सोलेनॉइड 2 तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड एरिया A2, इसके फ्लक्स को चेंज कर रहा है, तो ये फ्लक्स लिख लिया हमने। कॉस थीटा दोनों कोएक्सियल है, तो दोनों का
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, पैरेलल डायरेक्शन में होगा, तो थीटा 0 लिख सकते हैं। अब B1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये म्यू नॉट N1 I1 और एक कॉइल का एरिया मीन्स सेकेंड कॉइल को देखोगे तो एक टर्न का एरिया A2 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं, तो टोटल एरिया N2 A2 हो जाएगा। फाइटो हो गया अपना म्यू नॉट N1, N2 को हम लोग N2L लिख सकते हैं, A2 और यहाँ I1। अब हमें पता है कि फ्लक्स जो होगा उसे MI लिख सकते हैं, तो फाइटो को लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, करंट किसकी वजह से, तो पहले कॉइल की वजह से। ये M21 I1 इक्वल म्यू नॉट N1 N2 L A2 एंड I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 ये म्यू नॉट N1 N2 L A2 मिल रहा है। ये अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। सेम हम लोग अब इसका रिवर्स करने वाले हैं कि अगर करंट I2 इस सेकेंड कॉइल से फ्लो करे, उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो सकता है और कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलने वाला है। यहाँ लिखते हैं इफ I2 current flow through the solenoid to, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा,
पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड टू B2 हो गया अपना म्यू नॉट N2 I2। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमें फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज with solenoid 1। तो ये लिख सकते हैं हम लोग B2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पहले सोलेनॉइड में N1 है, और यहाँ देखेंगे तो ये जो सोलेनॉइड है 2 वो बहुत ही उसका एरिया स्मॉलर है एज़ कंपेयर टू लेंथ, और दूसरे पहले सोलेनॉइड के कंपैरिजन में भी इसका एरिया छोटा है। तो यहाँ पर एरिया हम लोग लेंगे सोलेनॉइड 2 का। अब यहाँ पर B2 की वैल्यू रखें तो 5 म्यू नॉट N2 I2 N1 की वैल्यू, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में N1L और A2 हो जाएगा। तो 5 म्यू नॉट N1 N2 L A2 और I2 मिल रहा है। 5 MI के इक्वल होता है, तो 5 लिख सकते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2 करंट I2 है, तो ये M12 I2 इक्वल म्यू नॉट N1 N2 L A2 एंड I2। I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, M12 म्यू नॉट N1 N2 L A2 मिल रहा है। अब कंपेयर करें M12 को M21 के साथ, तो इसकी वैल्यू सेम है। इसे बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ लिख लेंगे
M12 equals M21 it is called reciprocity थ्योरम। इसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज़ एसी जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसी जनरेटर क्या होता है। ये एक डिवाइस है जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ लिखेंगे ए डिवाइस a device which converts mechanical energy into electrical energy। तो एक डिवाइस है जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is based upon इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड होता है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। ये अपने पास एसी जनरेटर है। इसमें ये अपने पास आर्मेचर कॉयल, ये आर्मेचर कॉयल है और नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, मैग्नेट के दो पोल्स लगे हैं
ये स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स। इसे S1 और S2 एज्यूम कर सकते हैं और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसे हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है जहाँ पर एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। तो इसे हम लोग एनर्जी यहाँ पर स्टोर करेंगे और फिर इस एनर्जी को यूज़ करेंगे। अब एसी जनरेटर में क्या होता है कि ये जो एक्सल है इसके अबाउट कॉइल को एक्सटर्नली रोटेट करना होता है। यहाँ से कॉइल को एक्सटर्नली रोटेट करना होता है। जैसे जैसे कॉइल को रोटेट करेंगे, यहाँ आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा तो एंगल इसका एरिया वेक्टर के बिटवीन विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा। अब एंगल चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है। अगर ये थीटा चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होती है। उस ईएमएफ को हम लोग स्टोर करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो इसकी वर्किंग में लिख लेंगे। द आर्मेचर कॉइल is rotated externally due to which angle between area vector of coil and magnetic field changes so flux of coil change and current is induced तो इसमें हमने क्या बोला है कि इस आर्मेचर कॉइल को एक्सटर्नली रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल चेंज होगा। अब ये एंगल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंटिन्यूसली चेंज होगा।
और चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है। तो उस करंट को हम लोग स्टोर करेंगे और उसे यूज़ किया जाएगा। अब इसके लिए डेरिवेशन है। डेरिवेशन अपने को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल n है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट B है। ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज कांस्टेंट। एरिया ऑफ द आर्मेचर कॉइल एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने को बी ए कॉस थीटा होता है, ये पता है। बी मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड थीटा, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। अब थीटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम लोग थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। मान लेते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही ये कॉइल रोटेट कर रहा है। तो थीटा को ओमेगा टी लिखेंगे। अब एक टर्न का एरिया ए है, अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बी एन ए कॉस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया अपने पास एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ई माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी अब यहाँ पर एन बी ए कांस्टेंट है। कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस साइन ओमेगा टी
एन टी का मल्टीप्लायर ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ईएमएफ मिल गया अपने पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर हम एज्यूम करें कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर है तो कितना करंट इंड्यूस होगा, इसे हम लोग आई इक्वल ई अपॉन आर लिख सकते हैं। तो आई मिल जाएगा अपने पास एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू +1। तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या मिलेगा, मैक्सिमम ईएमएफ इसे पीक वोल्टेज बोलेंगे और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। साइन की वैल्यू 1 पुट करें तो एन बी ए ओमेगा ये मैक्सिमम ईएमएफ मिल गया। सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल लें तो साइन ओमेगा टी 1, साइन ओमेगा टी 1 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और पीक करंट एन बी ए ओमेगा अपॉन आर मिल जाएगा।